हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। बड़े कम समय में हम लोगों को इस चैप्टर को पूरा करना है और हमें इसकी लगभग सारी बेसिक्स हमें आपको सिखानी है। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ी सी स्पीड ज़रूर लेके चल रहा हूँ जिससे आपका टॉपिक निर्धारित समय में मैं पूरा कर पाऊँ। फिर भी यदि किसी बच्चे को कोई इश्यूज़ रहते हैं तो मैं निर्धारित टॉपिक के अलावा कुछ एक वीडियोज़ एक्स्ट्रा रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपके कोई डाउट्स रह ना जाएं और आपकी कई सारी प्रैक्टिस भी मैं कराने की कोशिश करूंगा। बट अभी जो हमारे पास स्लॉट है, उस स्लॉट में जो हमारे लिए टारगेट दिया गया है, हमें उस टारगेट के अंदर चीज़ों को पूरा करना है। इसलिए थोड़ी सी स्पीड को मैं लेके चल रहा हूँ। सभी बच्चे जिन्होंने 12th क्लास क्रॉस कर ली है या 12th के एग्ज़ाम दे लिए हैं, डेफिनेटली उन्होंने ये पढ़ा हुआ टॉपिक है और जितनी स्पीड मैं लेके चल रहा हूँ उतनी स्पीड से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। वैसे तो स्लो स्पीड है, बट फिर भी जो न्यू कमर्स हैं, जो नए बच्चे हैं, उनके लिए हम लोग कह सकते हैं कि थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा है। तो कोशिश करिए और आपको ज़रूर समझ में आएगा। बच्चों, हम लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे थे उस टॉपिक में हम फिनॉल की रिएक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने फिनॉल की रिएक्शंस में आपको बताया था कि फिनॉल में जो H रिमूव होता है, दैट मीन्स हमने फिनॉल की कुछ ऐसी रिएक्शंस पढ़ी थी जिसमें फिनॉल का H रिमूव होता है। दैट मीन्स फिनॉल का एसिडिक बिहेवियर हमने फिनॉल के बारे में पढ़ा था। फिनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड से तो वीक एसिड होता है और उसकी कुछ एक रिएक्शंस पढ़ी थी जो फिनॉल के एसिडिक बिहेवियर को प्रूव करती हैं। आज हम लोग फिनॉल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। फिनॉल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में आप सभी को जानकारी होनी चाहिए। आई थिंक आप यहाँ समझ सकते हो। देखो बच्चों, ये फिनॉल है और फिनॉल में जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर होते हैं, वो लोन पेयर रिंग में क्या हो जाते हैं, डीलोकलाइज हो जाते हैं। और रिंग में डीलोकलाइज होने से क्या होता है, रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फिनॉल में जो OH ग्रुप है, वो OH ग्रुप कैसा ग्रुप है, एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है और ये बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति इसका जो रेट है, जो स्पीड है, वो बढ़ जाती है। मतलब बेंजीन के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो फिनॉल जो है वो फास्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो OH ग्रुप होता है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है। और एक्टिवेटिंग ग्रुप न केवल रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्पेशली ऑर्थो पोजीशन पर, ये ऑर्थो पोजीशन है, और पैरा पोजीशंस पर बढ़ाता है। आप चेक कर सकते हो, ऑर्थो पर माइनस दिख रहा है और पैरा पर माइनस दिख रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई है वो स्पेशली कहाँ इंक्रीज हुई है, ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशंस पर। तो जो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर होता है। और जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन हमें दिखाती है वो स्पेशली ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूएंट को बनाती है। मतलब हम कहें तो जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप के साथ ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरह भी बिहेव करता है। ऑर्थो पैरा निर्देशक प्रभाव को दिखाता है और OH ग्रुप एक सक्रिय समूह की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो आई थिंक आपको ये दो तीन बातें क्लियर होनी चाहिए कि जो फिनॉल है उसमें जो OH ग्रुप होता है वो OH ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप या कहें तो सक्रियक समूह होता है। ये बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है। दूसरी बात आपको याद रखनी चाहिए कि जो OH ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशंस पर बढ़ाता है। दैट मीन्स अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ पर देखने के लिए मिलती है, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने के लिए मिलती है। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और फिनॉल की ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इससे एग्जैक्टली ये जस्टिफाई होता है कि कहाँ कहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब हम लोग कुछ रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पर देखो आप, फिनॉल की ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है। जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वो कहाँ पर अटैक करेगा, इधर
ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन, और इस तरह से ऑर्थो एंड पैरा अटैक देखने के लिए मिलता है। एंड फाइनली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने के लिए मिलती है, और हमें ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव्स जो है वो बनता हुआ दिखता है फिनॉल के केस में। तो बच्चों, इस स्ट्रक्चर से और रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर से आपको सारी बातें मैंने समझा दी हैं। मेरी स्लाइड्स में सफिशिएंट लैंग्वेज लिखी रहती है। आप सभी बच्चे इस वीडियो को पॉज कर दिया करो, रोक दिया करो और लैंग्वेज पढ़ने की कोशिश किया करो। एक एक चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ वही चीज़ लिखी हुई है। अब वीडियोस में मैं एक एक लाइन टू लाइन पढ़ूँ, उसमें थोड़ा समय जाता है, इसलिए मैं आपसे ही कहूँगा कि आप वीडियोस को पॉज कर दिया करो और या स्क्रीनशॉट ले लिया करो और इसकी जो लैंग्वेज है वो पढ़ने की कोशिश किया करो। जो मैं बोला हूँ वही चीज़ लिखी हुई है। तो ओवरऑल आपने ये चीज़ देखी कि जो फिनॉल है उसमें जो OH ग्रुप है वो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दे रहा है। दैट मीन्स वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और एक्टिवेटिंग ग्रुप होने के वजह से ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो थोड़ी फास्ट शो करता है, उसमें स्पीड इसकी ज़्यादा होती है एज़ कंपैरिजन टू बेंजीन। और अगर हम देखें कि आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ अटैक करता है, तो वो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर अटैक करता है। क्यों अटैक करता है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर इंक्रीज करता है? ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर। तो इस तरह से आपने ये चीज़ देखी। अब हम उसी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त एग्जाम्पल हैं, बहुत पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो फिनॉल का हेलोजिनेशन, जिसको हम हेलोजनन कहते हैं। फिनॉल का हेलोजिनेशन क्या होता है? फिनॉल की रिएक्शन हम हेलोजन के साथ कराने वाले हैं। अब फिनॉल की रिएक्शन जब हम हेलोजन के साथ कराते हैं तो दो केस होते हैं। या तो हम पोलर सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। पोलर सॉल्वेंट में आप वाटर यूज़ कर सकते हो, एसिटिक एसिड यूज़ कर सकते हो। तो पोलर सॉल्वेंट में अगर हम फिनॉल की रिएक्शन हेलोजन के साथ कराते हैं, देखो ध्यान से समझना, हेलोजिनेशन जो रिएक्शन आपने पढ़ी है बेंजीन की, उसमें हम बेंजीन की रिएक्शन हेलोजन से कराते हैं। वहाँ हम कैटलिस्ट क्या लेते हैं? या तो हम जो एनहाइड्रस FeCl3, एनहाइड्रस FeBr3, ये कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ करते हैं। यहाँ हमें कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्यों रिक्वायरमेंट नहीं होती है? क्योंकि बेंजीन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है बेंजीन फिनॉल में, क्योंकि OH ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। तो यहाँ कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। एक बात तो समझिएगा, बेंजीन का जब हम हेलोजिनेशन कराते हैं, बेंजीन की रिएक्शन जब हम हेलोजन से कराते हैं, तब वहाँ हमें कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है। मगर जब हम फिनॉल की रिएक्शन हेलोजन के साथ कराते हैं तो हमें नंबर एक कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि यहाँ जो OH ग्रुप है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और इस OH ग्रुप की वजह से स्पीड ऑलरेडी बढ़ी हुई होती है, रिक्वायरमेंट की आवश्यकता नहीं होती है कैटलिस्ट की, इसलिए यहाँ कैटलिस्ट नंबर एक लिया नहीं गया है। दूसरी बात, जब हम हेलोजिनेशन कराते हैं तो कैटलिस्ट को तो अब बात ख़त्म हो गई। अब हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, जो ब्रोमीन है उसको हम सॉल्वेंट में यूज़ करते हैं। तो हम सॉल्वेंट दो तरह के यूज़ कर सकते हैं। हम पोलर सॉल्वेंट भी यूज़ कर सकते हैं, हम नॉन पोलर सॉल्वेंट भी यूज़ कर सकते हैं। पोलर सॉल्वेंट कौन सा यूज़ करते हैं? या तो वाटर यूज़ करते हैं या एसिटिक एसिड यूज़ करते हैं। जनरली यही पोलर सॉल्वेंट के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। और नॉन पोलर सॉल्वेंट में हम कार्बन डाइसल्फाइड का जनरली यूज़ करते हैं। आप चाहो तो कार्बन टेट्राक्लोराइड भी यूज़ कर सकते हो। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं। तो पोलर सॉल्वेंट में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो पोलर सॉल्वेंट क्या करता है? ये जो फिनॉल होता है, इस फिनॉल को आयोनाइज कर देता है। फिनॉल चूंकि एसिडिक नेचर का होता है, ये आयोनाइज हो जाता है, और आयोनाइज होने से फिनॉक्साइड आयन बनता है। फिनॉक्साइड आयन का मतलब समझ गए होगे, O के ऊपर माइनस हो जाएगा और H+ अलग हो जाएगा, तो ये फिनॉक्साइड आयन बनेगा। और फिनॉक्साइड आयन की जो मतलब फिनॉक्साइड आयन में जो O- है वो भी एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। इवन अगर हम देखें तो O- ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है एज कंपेरिजन टू OH। इसलिए फिनॉक्साइड आयन जैसे ही बनता है पोलर सॉल्वेंट में, ये रिंग को बहुत ज़बरदस्त एक्टिवेट कर देता है, और इतना एक्टिवेट कर देता है कि इसकी जितनी भी ऑर्थो पोजीशंस हैं, जितनी भी पैरा पोजीशंस हैं, सब पर एक साथ इलेक्ट्रोफाइल आकर के अटैक कर देता है। तो आप देखो, फिनॉल की रिएक्शन अगर हम ब्रोमीन से करा रहे हैं पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, तो देखो ब्रोमीन इस ऑर्थो पर भी लग गया,
ये वाली देखो, ये वाली देखो बच्चों, ये पोजीशंस ऑर्थो है, ये वाली पोजीशन ऑर्थो है, ये वाली पोजीशन पैरा है। देखो सारी पोजीशंस पर बी आर लग गया, मतलब ऑर्थो और पैरा एक साथ जो पोजीशन है वो ब्रोमीन के द्वारा कवर अप हो गई हैं। तो आप बताओ हमको जो मिला उसका नाम है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। क्या मिलता है? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। और इसका वाइट प्रेसिपिटेट हमको प्राप्त होता है जब हम फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराते हैं पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। ध्यान से समझना, फिनॉल का हेलोजिनेशन कराते हैं तो नंबर एक, हमें कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि फिनॉल में जो OH ग्रुप है वही एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, और इतना एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है कि उसे कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जनरली कैटलिस्ट करता क्या है? ये ब्रोमीन को पोलराइज कर देता है, ब्रोमीन को पोलराइज कर देता है, दैट मीन्स इलेक्ट्रोफाइल को डेवलप करने में हेल्प करता है। मगर यहाँ पर फिनॉल में जो OH ग्रुप है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और उस एक्टिवेटिंग ग्रुप की वजह से फिनॉल ही इटसेल्फ ब्रोमीन को पोलराइज करने में कैपेबल रहता है, इसलिए हमें नंबर एक कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट तो होती नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हमें कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो ऑर्थो पर और पैरा पर अलग अलग अटैक होना चाहिए। मगर नहीं, अगर हम पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं तो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस एक साथ ब्रोमीन के द्वारा कवर अप हो जाती हैं और हमें 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करें तो हमें ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल अलग मिलेगा और पैरा ब्रोमोफिनॉल अलग मिलेगा, क्योंकि वहां जब हम नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं तो वहां पोलराइजेशन नहीं होता है, फिनॉल का आयोनाइजेशन नहीं होता है, फिनॉल फिनॉक्साइड आयन में नहीं बदलता है, और केवल OH ग्रुप जो है वो एक्टिवेटिंग की तरह बिहेव करता है। और वो एक्टिवेट ज़रूर करता है बट वो इतना एक्टिवेट नहीं करता है कि सारी ऑर्थो और पैरा पोजीशन जो है वो ब्रोमीन के द्वारा कवर अप हो जाएं। इसलिए पोलर सॉल्वेंट में 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। और जब हम यही चीज़ जब हम नॉन पोलर की प्रेजेंस में कराएंगे, ध्यान से समझना बच्चों, जब हम नॉन पोलर की प्रेजेंस में कराएंगे, देखो फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन से करा रहे हैं, कार्बन डाइसल्फाइड नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में करा रहे हैं, तो ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल या 2 ब्रोमोफिनॉल और 4 ब्रोमोफिनॉल, ये दो प्रोडक्ट हमको मिल रहे हैं। बच्चों ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं, आप इन सारी चीज़ों को एक एक करके देख सकते हो। मैं सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चल रहा हूँ, आप ध्यान से देखना जल्दी जल्दी। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हमारे टॉपिक की हेलोजिनेंट की। इसमें लिखा है जलीय माध्यम में फिनॉल ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करता है एवं 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। ये टेस्ट होता है फिनॉल का। देखो फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन से करा रहे हैं पोलर सॉल्वेंट H2O या फिर एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में, और हमें 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल मिल रहा है, साथ में क्या मिल रहा है? HBr। अब देखो इसमें आगे 2-3 बातें लिखी हुई हैं। क्या बात लिखी हुई है? नोट में लिखा हुआ है बेंजीन का जब हम हेलोजिनीकरण सामान्यतः लुईस अम्ल जैसे एनहाइड्रस FeBr3 इत्यादि की उपस्थिति में होता है, जो हेलोजन अणु को क्या कर देता है? ध्रुवित करता है। मैंने आपको बताया कि जब हम हेलोजिनेशन कराते हैं तो जनरली कैटलिस्ट कौन सा लेते हैं? एनहाइड्रस FeCl3 या एनहाइड्रस FeBr3, और उसका काम क्या होता है? ये हेलोजन के अणु को पोलराइज कर देता है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने में हेल्प करता है। आगे लिखा है OH समूह अत्यधिक सक्रियण प्रभाव के कारण ब्रोमीन का ध्रुवीकरण लुईस अम्ल की अनुपस्थिति में भी हो जाता है। मतलब जो फिनॉल है उसमें जो OH ग्रुप होता है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, और वो इस तरह एक्टिवेट करता है कि कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। वही फिनॉल का जो मॉलिक्यूल है वही ब्रोमीन को पोलराइज कर देता है, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करा लेता है, इसलिए यहाँ कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नोट नंबर 1 में ये लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है निर्जल माध्यम में। निर्जल माध्यम का मतलब जहाँ पर जल नहीं हो या पोलर मीडियम ना हो, तो निर्जल माध्यम में कार्बन डाइसल्फाइड या CCl4 ले सकते हो की उपस्थिति में केवल एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन ब्रोमीन द्वारा होता है और हमें ऑर्थो और पैरा ब्रोमोफिनॉल प्राप्त होता है। देखो फिनॉल की रिएक्शन अगर हम ब्रोमीन से कराते हैं कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में, तो ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल ये हमको मिलता है, ये हमको प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमको ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल मिल जाता है। अब ऐसा क्यों होता है उसका रीज़न देखो लिखा हुआ है, फिनॉल जल में आयनित हो जाता है तथा फिनॉक्साइड आयन जो कि फॉर्मूला होता है C6H5O- बनता है। ऋणावेशित ऑक्सीजन
परमाणु बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, बेंजीन रिंग बहुत अधिक सक्रिय हो जाती है और त्रिप्रतिस्थापी ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो है वो हमको प्राप्त होता हुआ दिखता है। ये बेंजीन का फिनॉल का हेलोजिनेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हेलोजिनेशन अगर हम पोलर सॉल्वेंट में कराते हैं तो ट्राई सब्स्टिट्यूएंट मिलता है, मींस 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल का वाइट पीपीटी मिलता है। और अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट दैट मींस कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में यही रिएक्शन कराते हैं तो ओनली मोनो सब्स्टिट्यूएंट मिलता है, दैट मींस ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल मिलता है। ऐसा क्यों होता है, रीज़न आपको मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। हेलोजिनेशन के बाद अब हम लोग बात करते हैं ये लाइन लिखी है, इसको भी देख लो। कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में जो फिनॉल है वो फिनॉक्साइड आयन नहीं बनाता है, मतलब पोलराइज नहीं हो पाता है, आयनित नहीं हो पाता है। तो बेंजीन रिंग कम सक्रिय होने के कारण यह एकल या मोनो सब्स्टिट्यूएंट का प्रोडक्शन करती है, मींस ऑर्थो ब्रोमो और पैरा ब्रोमो अलग अलग मिलता है। अब हम दूसरी रिएक्शन की बात करते हैं जिसका नाम है नाइट्रीकरण या जिसको हम बोलते हैं नाइट्रेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी ज़बरदस्त रिएक्शन है। आप सभी बच्चों को पता है कि जब हम नाइट्रेशन कराते हैं तो नाइट्रेशन के लिए आपने लैंग्वेज क्या पढ़ी है कि बेंजीन की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में जब हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से कराते हैं। ध्यान से समझिएगा, जब आप नाइट्रेशन पढ़ते हो, बेंजीन का नाइट्रेशन पढ़ते हो तो आप क्या सिखाया जाता है कि बेंजीन की रिएक्शन, ध्यान से समझना, बेंजीन की बात कर रहे हैं, फिनॉल की बात नहीं कर रहे हैं अभी। बेंजीन की रिएक्शन हम किससे कराते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से कराते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में कराते हैं, तब जाकर के हमें नाइट्रोबेंजीन मिलती है। ये आप नाइट्रेशन में पढ़े हो। अब यहाँ पर भी हम नाइट्रेशन कर रहे हैं, फिनॉल का नाइट्रेशन कर रहे हैं। तो बच्चों ध्यान से समझना, फिनॉल में जो OH ग्रुप है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है। जब हम नाइट्रेशन कराते हैं तो नाइट्रेशन नॉर्मली हो जाता है, मीन्स अगर हम डाइल्यूट कोल्ड HNO3 भी ले लेंगे तो भी नाइट्रेशन हो जाएगा। और अगर हम नाइट्रेशन की एक्चुअल कंडीशन जो हम पढ़ते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं और उस तरह से जब हम नाइट्रेशन कराते हैं तब तो सोने पे सुहागा है। जितनी भी ऑर्थो पोजीशंस हैं, जितनी भी पैरा पोजीशंस हैं, सब पर एक साथ नाइट्रो ग्रुप डेवलप हो जाएगा। ध्यान से समझना, मीन्स ये है कि फिनॉल का नाइट्रेशन दो तरह से होता है। एक होता है अगर हम डाइल्यूट HNO3 से नाइट्रेशन करा दें तो क्या मिलेगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मिलेगा और पैरा नाइट्रोफिनॉल मिलेगा। और अगर हम फिनॉल का नाइट्रेशन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से कराएं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में कराएं तो हम लोगों को मिलेगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसको हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड। तो पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, वो भी पिक्रिक एसिड कम मात्रा में बनता है। क्यों बनता है कम मात्रा में? पिक्रिक एसिड को हम ज्यादा मात्रा में कैसे बना सकते हैं? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल, इन सब में बहुत सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। स्टेप बाय स्टेप हम लोग बात करते हैं, ध्यान से सीखिएगा। ये सारी चीजें पेपर में पूछी गई हैं, सारी चीजें पेपर में आती हैं और बड़े इत्मीनान से इसको सीखिएगा। देखो, पहले आप दो फैक्ट याद करो। हम फिनॉल का नाइट्रेशन करने वाले हैं, ठीक है। नाइट्रेशन दो तरह से करने वाले हैं। डाइल्यूट HNO3 से नाइट्रेशन करेंगे तो एक तरह से होगा, और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में करेंगे तो दूसरे तरह से होगा। बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है तो आप पहले वाले नाइट्रेशन पर बात करते हैं। हम फिनॉल का नाइट्रेशन डाइल्यूट HNO3 से करने वाले हैं और ऐसा करने से हमें ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मिलेगा और पैरानाइट्रोफिनॉल मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में बड़ी इंटरेस्टिंग दो तीन बातें हैं, उसको समझिएगा। देखो ध्यान से समझना, ये हमारे पास है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और ये हमारे पास है पैरानाइट्रोफिनॉल, ठीक है। ये हमारे पास है पैरानाइट्रोफिनॉल। बच्चों ध्यान रखना, यहां OH ग्रुप और NO2 ग्रुप पास पास हैं, तो यहां जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है इसको हम बोलते हैं अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। इसको बोला जाता है अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध, जिसको हम बोलते हैं
इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहां क्या होता है, OH ग्रुप और NO2 ग्रुप दूर दूर है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो पैरानाइट्रोफिनॉल के दो अणु होते हैं उनके बीच में H बॉन्ड बनता है। इसको हम बोलते हैं अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध, जिसको हम लोग कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्ड। अब देखो इतनी बात तो समझ में आ गई। अब देखो, जब हम इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड बनाते हैं, मतलब एक अणु को दूसरे अणु से जोड़ते हैं, दूसरे अणु को तीसरे अणु से जोड़ते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में अणु पास पास आ जाते हैं, और जब पास पास आ जाते हैं उनके बीच में बॉन्ड बनता है, तो उसे तोड़ना थोड़ा सा कठिन होता है। तो अगर हम पूछें कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, ध्यान से समझना, अगर हम आपसे पूछे बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, तो आप बोलोगे सबसे ज़्यादा पैरा का है, पैरा से कम मेटा का है, और सबसे कम किसका है, ऑर्थो। पैरा क्या, पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल। ध्यान से समझना बच्चों, जो बॉइलिंग पॉइंट है सबसे कम किसका है, ऑर्थो का, और सबसे ज्यादा किसका है, पैरा का। क्यों, क्योंकि पैरा में एक अणु दूसरे अणु से जुड़ा हुआ है, दूसरा अणु तीसरे से जुड़ा हुआ है, अणु पास पास आ गए हैं। मगर यहां पर क्या हुआ है अणु के अंदर ही अंदर बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट का क्रम हो गया ये। उसके बाद होता है वॉलेटिलिटी, वॉलेटिलिटी जिसको हम बोलते हैं वाष्पशीलता। अब आप खुद से सोचो बच्चों, वाष्पशीलता, वाष्पशीलता का मतलब है जो जल्दी से वाष्प में बदल जाए, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वही तो वाष्प में बदलेगा। तो आप बताओ वाष्पशीलता सबसे ज्यादा किसकी होती है, ऑर्थो की, और सबसे कम किसकी होती है, पैरानाइट्रोफिनॉल की, पैरानाइट्रोफिनॉल की। तो बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल के बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, इनकी वॉलेटिलिटी या वाष्पशीलता का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, ये बहुत पूछा जाता है। तो पहले तो ये समझ लो कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल बनता कैसे है। तो आप बोलोगे फिनॉल का नाइट्रेशन जब हम डाइल्यूट HNO3 से कराते हैं तो हमें ऑर्थो और पैरानाइट्रोफिनॉल मिलता है, ठीक है। अब ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या होता है, OH और NO2 पास पास होते हैं, जिसकी वजह से इसमें जो बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, उसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। और जो पैरानाइट्रोफिनॉल होता है उसमें अंतः अणुक नहीं बन पाता है, क्योंकि OH और NO2 दूर दूर होते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक अणु दूसरे अणु से बॉन्ड बनाता है, और तब इस हाइड्रोजन बंध को हम बोलते हैं अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध, जिसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होता है, अणु आ जाते हैं पास पास, पास पास आने की वजह से इन्हें तोड़ना होता है कठिन। इसलिए सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, पैरा का, सबसे कम किसका होता है, ऑर्थो का, और बीच में कौन आ जाता है, मेटा। बॉइलिंग पॉइंट का क्रम हो गया ऑर्थो से ज्यादा मेटा का, मेटा से ज्यादा पैरा का। अब दूसरा क्रम कभी कभी बॉइलिंग पॉइंट नहीं पूछता है, वहां वॉलेटिलिटी पूछ लेता है। वॉलेटिलिटी का मतलब होता है वाष्प में बदलना, जो जितनी जल्दी वाष्प में बदलेगा उसकी वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी। तो आप बताओ, इसका तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसको तो वाष्प में बदलने के लिए ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है उसकी वॉलेटिलिटी कम होती है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसकी वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी किसकी होगी, ऑर्थो की, सबसे कम किसकी होगी, पैरा की, और बीच में कौन आ जाएगा, मेटा। तो बॉइलिंग पॉइंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर और वॉलेटिलिटी का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ये आपसे पूछा जाता है, इसको आप ध्यान से लगा लीजिएगा। अब देखते हैं, हम एक एक करके सीक्वेंस वाइज पढ़ते हैं। सबसे पहला हमने नाइट्रेशन में पढ़ना है, तनु नाइट्रिक अम्ल या डाइल्यूट नाइट्रिक अम्ल द्वारा नाइट्रेशन। लिखा है 25 डिग्री सेल्सियस पर तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ जब फिनॉल का नाइट्रीकरण कराते हैं तो हमें ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है। क्या मिलता है, ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल हमको प्राप्त होता है। कैसे, वो समीकरण आप देख सकते हो। देखो समीकरण देखो,
फिनॉल का डाइल्यूट HNO3 से नाइट्रेशन कराया, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल मिला। अब ऑर्थो और पैरा के बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं, वो देख लो। नोट नंबर 1 लिखा हुआ है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के अणु अंतः आणविक, जिसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बंध द्वारा कीलेट बनाते हैं। अभी हल बना के दिखाया है मैंने। किसमें? ऑर्थो में OH और NO2 पास पास होते हैं, जिसकी वजह से कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जिसकी वजह से वो क्या बनाते हैं? एक किलेट बना लेते हैं। मतलब अणु अपने आप ही अंदर खुश है, उसको दूसरे अणुओं से कोई लेना देना नहीं है। तो लिखा है यह विविक्त या डिस्क्रीट मॉलिक्यूल के रूप में विद्यमान रहता है। इसके विभिन्न अणुओं के मध्य कोई संगुणन नहीं होता है। इसी कारण ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का जो क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो क्या होता है? कम होता है। ये मैंने आपको बताया, इसका क्वथनांक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का क्या होता है? कम होता है, तथा यह अधिक वाष्पशील होता है, तथा इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? इसकी जो वॉलेटिलिटी है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और वॉलेटिलिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। आगे लिखा हुआ है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में OH और NO2 समूह स्वतंत्र नहीं रहते हैं, इसी वजह से ये जल के अणुओं के साथ H बॉन्ड नहीं बनाते हैं, इसलिए ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जल में कम घुलनशील भी होता है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जल में क्या होता है? कम घुलनशील होता है, क्योंकि OH और NO2 आपस में बॉन्ड बना लिए हैं। देखो ये आपस में बॉन्ड बना लिए हैं, इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड। इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, वॉलेटिलिटी या वाष्पशीलता बढ़ जाती है, और जो जल में विलेयता है वो क्या हो जाती है? घट जाती है। ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट थे जो आपको आने चाहिए। अब देखो नोट नंबर 2 में हमने पैरानाइट्रोफिनॉल के बारे में बात करी है। लिखा तो दोनों के बारे में है। मेटा तथा पैरानाइट्रोफिनॉल के अणु परस्पर अंतर अणु का हाइड्रोजन बंध, जिसको हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा संगुणित रहते हैं। देखो ये पैरानाइट्रोफिनॉल है, ये पैरानाइट्रोफिनॉल है, ये पैरानाइट्रोफिनॉल है। इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसको बोल रहे हैं अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इससे क्या होता है? इसलिए इनके क्वथनांक अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। जब भाई अणु पास पास आ जाएंगे ना, तोड़ने में ज़्यादा ऊर्जा लगेगी, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे। इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। इनकी वाष्पशीलता क्या होती है? कम। जो ज़्यादा जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है कि वो वाष्प में नहीं बदलेंगे, मतलब उनकी वाष्पशीलता क्या होगी? कम होगी। और चूंकि OH और NO2 तो एक दूसरे से दूर दूर है, इसलिए ये जल में ज़्यादा घुलनशील होते हैं। ये जल के अणुओं के साथ H बॉन्ड बना लेते हैं, इसी कारण इनकी जल में विलेयता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का जो उल्टा है वो कौन है? पैरानाइट्रोफिनॉल है। इसको आप यहाँ देख सकते हो, डायग्राम में मैंने चीज़ें दिखाई हैं। देखो ये पैरानाइट्रोफिनॉल है, इनके बीच में इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड बन रहा है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, वॉलेटिलिटी घट गई, और जल में विलेयता क्या हो गई? बढ़ गई। अब उसी चीज़ को आप क्वेश्चन के फॉर्म में किस तरह देखते हो वो आप देख सकते हो। देखो क्या लिखा है? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का क्वथनांक कम होने के कारण ये भाप में आश्वित हो जाता है। भाई भाप के साथ इसका आसवन आसानी से हो जाता है, क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कम है। तो आपसे पूछा जाता है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल को हम कैसे एक दूसरे से अलग करते हैं? तो आंसर होता है स्टीम डिस्टिलेशन से, भाप आसवन से। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनके बॉइलिंग पॉइंट में अंतर होता है, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, दैट इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इसका क्वथनांक कम होता है, इसलिए ये भाप के साथ आसानी से आश्वित हो जाता है, और इस वजह से हम ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल को सेपरेट करने के लिए स्टीम डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। ये बात यहाँ लिखी हुई है, देखो पढ़ के देख लो। लिखा है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का क्वथनांक कम होने के कारण ये भाप में आश्वित हो जाता है, दैट मीन्स स्टीम इसका डिस्टिलेशन हो जाता है, जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल का क्वथनांक अधिक होने के कारण यह भाप आश्वित नहीं होता है, इसलिए ऑर्थो और पैरानाइट्रोफिनॉल को भाप आसवन स्टीम डिस्टिलेशन द्वारा पृथक करते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल को सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक यूज़ करते हैं वो कौन सी है? स्टीम डिस्टिलेशन। क्यों स्टीम डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं? क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो स्टीम के साथ डिस्टिल्ड हो जाता है, और इसलिए हम इनको सेपरेट करने के लिए स्टीम डिस्टिलेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं।
अब देखो क्वेश्चन के फॉर्म में दिया हुआ है, ऑर्थो मेटा पैरा नाइट्रोफिनॉल को क्वथनांक के घटते क्रम में लगाइए। तो अभी हाल बताया, सबसे ज़्यादा क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट पैरा का होगा, सबसे कम ऑर्थो का होगा, बीच में कौन आ जाएगा, मेटा। ठीक है, आगे देखो, ऑर्थो मेटा पैरा नाइट्रोफिनॉल को उनकी वोलेटिलिटी या वाष्पशीलता के घटते क्रम में लगाओ। हमने आपको अभी हाल बताया, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है उसकी वोलेटिलिटी कम होती है। तो बॉइलिंग पॉइंट पैरा का ज़्यादा था, तो वोलेटिलिटी सबसे कम किसकी हो जाएगी, पैरा की। और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो का था, तो सबसे ज़्यादा वोलेटिलिटी किसकी हो जाएगी, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की, बीच में कौन आ जाएगा, मेटा। और इस तरह से हमारा ये वोलेटिलिटी का क्रम है, ये भी पूछा जाता है। तो बच्चों आपने फिनॉल का नॉर्मल नाइट्रेशन देखा, डाइल्यूट HNO3 से हमने नाइट्रेशन कराया तो हमें ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल मिला। मगर जब हम यही नाइट्रेशन किससे कराते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से कराते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में कराते हैं, तो नाइट्रेशन से हमें 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल मिलता है, जिससे हम लोग कहते हैं पिक्रिक एसिड। तो बच्चों ध्यान से देखो, सांद्र नाइट्रिक अम्ल द्वारा तो देखो आपने यहाँ देखना था कि फिनॉल का अगर हम नाइट्रेशन करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो हमको मिलता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसको हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड। ठीक है, अब ध्यान रखना है, पिक्रिक एसिड एक इंटरेस्टिंग कंपाउंड है, और पिक्रिक एसिड का हम इस्तेमाल करते हैं एंटीसेप्टिक वगैरह के रूप में, हम लोग इसका यूज़ करते हैं। पिक्रिक एसिड को अगर हम इस तरीके से बनाते हैं तो पिक्रिक एसिड का जो प्रोडक्शन है वो कम होता है, कम मात्रा में होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, ये फिनॉल रिंग को ऑक्सीडाइज कर देता है। अच्छा, फिनॉल रिंग ही ऑक्सीडाइज हो गई तो फिनॉल की आगे रिएक्शन क्या हो पाएगी। तो दैट मीन्स अगर हम फिनॉल का डायरेक्ट नाइट्रेशन, इसको बोलते हैं डायरेक्ट नाइट्रेशन, तो फिनॉल का अगर हम डायरेक्ट नाइट्रेशन करते हैं, डायरेक्ट नाइट्रेशन से अगर हम पिक्रिक एसिड बनाते हैं, तो पिक्रिक एसिड का जो प्रोडक्शन है वो कम मात्रा में होता है, और इस प्रोडक्शन को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो हमें इनडायरेक्ट नाइट्रेशन कराना पड़ेगा। इनडायरेक्ट नाइट्रेशन में क्या करते हैं, पहले फिनॉल की रिएक्शन हम कराते हैं H2SO4 से, तो हमको मिलता है ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड, और फिर उसका कराते हैं नाइट्रेशन, तब जाकर के हमें 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल का प्रोडक्शन होता हुआ दिखता है। और इस तरह से इनडायरेक्ट नाइट्रेशन करा के जो हम लोग पिक्रिक एसिड बनाते हैं उसमें प्रोडक्शन बढ़ा लेते हैं। तो याद रखना, फिनॉल का डायरेक्ट नाइट्रेशन अगर कराया जाए तो पिक्रिक एसिड बनता है, मगर कम मात्रा में। देखो लिखा भी है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में फिनॉल पिक्रिक अम्ल, जिसका IUPAC नाम आपको याद होना चाहिए, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनाता है। ये रिएक्शन दी हुई है, लिखा है चूंकि HNO3 द्वारा फिनॉल शीघ्रता से ऑक्सीकृत हो जाता है, इसलिए पिक्रिक अम्ल बहुत कम मात्रा में बनता है। रीजन समझ में आ गया होगा कि कम मात्रा में क्यों बनता है। अब आगे लिखा है, आजकल पिक्रिक अम्ल बनाने के लिए पहले फिनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ लगभग 110 डिग्री सेल्सियस पर अभिकृत कराते हैं, जिससे 2 और 4 फिनॉल सल्फोनिक अम्ल मिलता है, या मिलते हैं 2 और 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल मिलता है, जिसका फिर HNO3 द्वारा गर्म करते हैं पर हमें क्या मिलता है, पिक्रिक अम्ल मिलता है। देखो फिनॉल है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हमने हीट किया तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल मिला, फिर उसकी रिएक्शन हमने कराई कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से, तब जाकर के हमको 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल मिल जाता है। और ये जो तरीका है ये पिक्रिक अम्ल बनाने का इंडस्ट्रियल मेथड है। बड़े लेवल पर अगर हम पिक्रिक एसिड बनाना चाहते हैं तो इसी मेथड से बनाते हैं, डायरेक्ट नाइट्रेशन नहीं कराते हैं, इनडायरेक्ट कराते हैं। मतलब पहले सल्फोनेशन कराते हैं, ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाते हैं, देन उसके बाद नाइट्रेशन कराते हैं, तब जाकर के फिनॉल का ऑक्सीडेशन रुक जाता है, और ऐसी सिचुएशन में ऑर्थो पैरा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल दैट इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड की प्राप्ति हो जाती है। तो ये नाइट्रेशन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको आने चाहिए। अब देखो कुछ एक क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं। लिखा है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं से बनने वाले मुख्य उत्पादों की संरचनाएं दीजिए। कुछ रिएक्शंस हैं, उन रिएक्शंस को देखो आप। 3 मेथिल फिनॉल, पहले आप स्ट्रक्चर को देख लो, ये फिनॉल है,
इस फिनॉल में 3 नंबर पर आप मेथिल लगा दो, उसको बोलते हैं 3 मेथिल फिनॉल। 3 मेथिल फिनॉल का स्ट्रक्चर ये बना हुआ है। अब हम कह रहे हैं इसका मोनोनाइट्रेशन कराओ। बच्चों थोड़ा सा देखो, यहाँ OH है, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये CH3 ग्रुप है, ये भी एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और एक्टिवेटिंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरह बिहेव भी करते हैं। तो OH की ऑर्थो पोजीशन ये भी है, और OH की ऑर्थो पोजीशन ये भी है, और OH की पैरा पोजीशन ये भी है। देखो ये OH की, देखो OH को मैंने नीले रंग से दिखाया है, और ये OH की ऑर्थो पोजीशन है, ये OH की ऑर्थो पोजीशन है, और ये वाली OH की कौन सी पोजीशन है? पैरा पोजीशन है। क्लियर है? ये OH की पोजीशन बता रहे हैं। और CH3 की ये वाली पोजीशन ऑर्थो है, ये वाली पोजीशन ऑर्थो है, और ये वाली पोजीशन कौन सी है? पैरा है। ये वाली पोजीशन कैसी है? पैरा है। तो बच्चों आप देख सकते हो OH की ऑर्थो पोजीशन और CH3 की ऑर्थो पोजीशन कॉमन है मतलब ऑर्थो पैरा पोजीशन दोनों को देखो तो कॉमन है। अब हमें मोनोनाइट्रेशन कराना है। मोनोनाइट्रेशन का मतलब है एक NO2 ग्रुप लगाना है। तो ध्यान रखना बच्चों, यहां पर NO2 ग्रुप तो नहीं आएगा, कंफर्म बात है कि यहां नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 3 ग्रुप एक लाइन से हो जाएंगे, नजदीक में हो जाएंगे, इनके बीच में आपस में रिपल्शन लगने लगेगा, इसलिए NO2 यहां तो नहीं आएगा। यहां आ सकता है और यहां भी आ सकता है। अगर हम सिंगल नाइट्रेशन कराते हैं, मोनो नाइट्रेशन कराते हैं, तो NO2 या तो यहां आएगा या तो यहां आएगा। प्रोडक्ट में आधा पदार्थ बनेगा जिसमें NO2 यहां होगा, और आधा पदार्थ बनेगा जिसमें NO2 यहां होगा, अगर हम सिंगल नाइट्रेशन कराते हैं। अगर हम 3 मेथिल फिनॉल का डाई नाइट्रेशन कराते हैं, दो NO2 ग्रुप लगाते हैं, तो फिर से देख लो NO2 यहां तो पक्का है नहीं आएगा, ऑर्थो पर आएगा और पैरा पर आएगा, ऑर्थो पर आएगा और पैरा पर आएगा, यहां नहीं आएगा, मेटा पर नहीं आएगा। तो डाई नाइट्रेशन कराने पर इस तरह से 2 NO2 ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आएंगे, बीच में नहीं आएगा बिकॉज ऑफ हिस्टेरिक हिंड्रेंस। ये 2 क्वेश्चनों के आंसर हो गए। अब इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर को आप यहां पर देख लो, खुद ही समझ में आ जाएगा। देखो ये 3 नाइट्रोफिनॉल है, नाइट्रेशन करा रहे हैं, तो NO2 ग्रुप कहां पर आया है? NO2 ग्रुप कहां पर आया है? पैरा पर आया है, और कहां पर आया? ऑर्थो पर आया है। डाई नाइट्रेशन करा रहे हैं, तो देखो दोनों NO2 ग्रुप ऑर्थो और पैरा पर आए हैं, यहां बीच में NO2 ग्रुप नहीं लगाया गया है। क्यों? रीजन हमने आपको बता दिया है, क्योंकि वहां स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस होता है। एक तीसरा क्वेश्चन भी उसमें है, तीसरा क्वेश्चन पहले पढ़ लो फिर बताते हैं। तीसरा क्वेश्चन है फेनिल एथेनोएट का मोनोनाइट्रेशन। फेनिल एथेनोएट का पहले फॉर्मूला देखो। देखो बच्चों, ये हमारा फेनिल एथेनोएट है, इसमें जो OH ग्रुप है ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, तो आने वाला ग्रुप या तो ऑर्थो पर आएगा या पैरा पर आएगा। ठीक है, अब ऑर्थो पर आएगा तो ये ग्रुप बड़ा सा ग्रुप है, इस पर NO2 ग्रुप आएगा तो रिपल्शन लगेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस होगा, इसलिए NO2 ऑर्थो पर आएगा तो कम मात्रा में बनेगा उत्पाद, पैरा से उत्पाद ज़्यादा मात्रा में बनेगा। तो देखो आप, अगर हमने ऑर्थो पर लगाया है NO2 तो लिखा है माइनर प्रोडक्ट, कम मात्रा में बन रहा है, और NO2 को अगर हमने पैरा पर लगाया है तो ज़्यादा मात्रा में बन रहा है, दैट इज़ ये मेजर प्रोडक्ट का निर्माण यहाँ पर इस तरह से हो रहा है। तो बच्चों आप देख सकते हो कि किस तरह से हम नाइट्रेशन के क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। अब अगर हम बात करें सल्फोनेशन की, तो फिनॉल का जब हम सल्फोनेशन कराते हैं तो 2 कंडीशंस में कराते हैं। कोल्ड कंडीशन में, मतलब ठंडी परिस्थिति में जिसमें गर्म नहीं करते हैं, और दूसरा गर्म कर देते हैं। तो जब हम कोल्ड कंडीशन में कराते हैं तो हमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलता है, और अगर हॉट कंडीशन में, गर्म कंडीशन में कराते हैं तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड की प्राप्ति होती है। ये बेंजीन का सल्फोनेशन है। और आपको पता है सल्फोनेशन के लिए हम फिनॉल की जो रिएक्शन कराते हैं वो या तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से कराते हैं, या फिर ओलियम से कराते हैं, या फिर फ्यूमिंग H2SO4 से कराते हैं, तीनों में से किसी से करा लो। तो फिनॉल का जब हम सल्फोनेशन कराते हैं तो ऑर्थो और पैरा दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं। ऑर्थो प्रोडक्ट कब मिलता है? जब कोल्ड कंडीशन होती है, और पैरा प्रोडक्ट कब मिलता है? जब हॉट कंडीशन होती है। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, आप पढ़ सकते हो, ज़्यादा नहीं पूछी जाती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपने हेलोजिनेशन देख लिया, या जिसको हम हेलोजनन कह रहे हैं, हमने नाइट्रेशन देख लिया, हमने सल्फोनेशन देख लिया। अब हमने 4th हमारी रिएक्शन है जिसको हमें पढ़ना है, जिसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फिनॉल का जब हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराते हैं तो जो CH3Cl
के साथ, एल्किल हैलाइड के साथ हम इसकी रिएक्शन कराते हैं फिनॉल की एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो जो अपकमिंग ग्रुप है वो ऑर्थो और पैरा पर जाकर के जुड़ता है और हमको जो प्रोडक्ट मिलता है उसका नाम होता है ऑर्थोक्रिसॉल और पैराक्रिसॉल। क्योंकि पैरा पोजीशन में OH और CH3 एक दूसरे से दूर होते हैं, रिपल्शन कम लगता है, इसलिए ये ज़्यादा मात्रा में बनता है, और जो कम मात्रा में बनता है उसको सह उत्पाद कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि अगर हम फिनॉल का फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्रिसॉल प्राप्त होता है, और क्रिसॉल में ज़्यादा मात्रा में क्या बनता है, पैराक्रिसॉल, और कम मात्रा में बनता है ऑर्थोक्रिसॉल। अब हम बात करते हैं फिनॉल की कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन की। इस स्पेसिफिक रिएक्शन में दो रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत पूछी जाती हैं। एक रिएक्शन का नाम है कोल्बे रिएक्शन और दूसरी रिएक्शन है राइमर टीमन रिएक्शन। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत पूछी जाती हैं। देखो, कोल्बे रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, कोल्बे रिएक्शन में हम पहले जो फिनॉल है उसकी रिएक्शन हम कराते हैं NaOH से, और हम बना लेते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। फिनॉल की रिएक्शन डायरेक्टली करा सकते हैं, मगर फिनॉल से ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप, मतलब OH ग्रुप से ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप O- होता है, तो हम लोग पहले फिनॉल को फिनॉक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। और करना बड़ा सरल है, फिनॉल को NaOH के साथ रिएक्ट कराओ तो सोडियम फिनॉक्साइड मिल जाता है। अब सोडियम फिनॉक्साइड जो होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ी से देता है, फिनॉल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो हम लोग सबसे पहले फिनॉल की रिएक्शन NaOH से कराते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड बना लेते हैं। अब सोडियम फिनॉक्साइड जो हमने बनाया है उसकी रिएक्शन हम कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हम लोगों को सैलिसिलिक एसिड का सॉल्ट मिल जाता है, जिसे हम अगर एसिडिफाई करें तो हमें सैलिसिलिक एसिड मिल जाता है। तो बच्चों ध्यान रखना, कोल्बे रिएक्शन जो होती है वो सैलिसिलिक एसिड बनाने की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें हम सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की प्रेजेंस में, तो हम लोगों को मिल जाता है सोडियम सैलिसिलेट, जिसको हम एसिडिफाई अगर कर दें तो हम लोगों को मिल जाता है सैलिसिलिक एसिड। और सैलिसिलिक एसिड बनाने की ये जो मेथड है इसको हम बोलते हैं कोल्बे रिएक्शन या कोल्बे अभिक्रिया। देख लो, ये रिएक्शन है, ध्यान से देख लो, वैसे भी समझ में आ जाएगी। फिनॉल NaOH के साथ रिएक्शन कराई, सोडियम फिनॉक्साइड मिला। सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन हमने किससे साथ कराई, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। किसके साथ कराई, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराई। 4 to 8 ये हाई प्रेशर है, 4 to 8 ATM हमने प्रेशर लिया और लगभग 400 केल्विन टेम्परेचर लिया। रिएक्शन से हमको देखो सोडियम सॉल्ट मिला, और इस सोडियम सॉल्ट को जब हम एसिडिफाई कराते हैं तो हमको सैलिसिलिक एसिड मिल जाता है, और सैलिसिलिक एसिड बनाने की इस मेथड को हम बोलते हैं कोल्बे रिएक्शन। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत पूछी जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, आगे देखो लिखा भी है, एक नोट में मैंने चीज़ें बताई हैं वो लिखा भी है। कोल्बे अभिक्रिया में फिनॉल के स्थान पर सोडियम फिनॉक्साइड का प्रयोग करते हैं, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन फिनॉल की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशील होता है। मैंने आपको बताया फिनॉल में OH ग्रुप की वजह से एक्टिवेशन होता है, और फिनॉक्साइड आयन में O- ग्रुप की वजह से एक्टिवेशन होता है। O- का एक्टिवेशन OH ग्रुप की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है, तो फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा एक्टिवेशन शो करता है टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसलिए हम सोडियम फिनॉक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, फिनॉल का इस्तेमाल नहीं करते हैं कोल्बे रिएक्शन में। अब नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है जिसको हम बोलते हैं राइमर टीमन रिएक्शन या राइमर टीमन अभिक्रिया। राइमर टीमन अभिक्रिया में हम लोग क्या करते हैं, फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं। किसके साथ कराते हैं, बेस की प्रेजेंस में। बेस मतलब NaOH या KOH कुछ भी हो सकता है। फिनॉल की रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में, NaOH या KOH की प्रेजेंस में या तो कराते हैं क्लोरोफॉर्म से या कराते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड से। क्लोरोफॉर्म से कराते हैं तो सैलिसैल्डिहाइड मिलता है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड से कराते हैं तो सैलिसिलिक एसिड बनता है। तो ध्यान रखना है बच्चों, सिंपल सी रिएक्शन है। पहले याद करो, आप क्या बोलोगे कि एल्कलाइन कंडीशन में, एल्कलाइन कंडीशन का मतलब है NaOH या KOH की प्रेजेंस में। एल्कलाइन कंडीशन में अगर हम फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से कराते हैं तो हमको सैलिसैल्डिहाइड मिलता है, और अगर हम एल्कलाइन कंडीशन में फिनॉल की रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड से कराते हैं तो हमको सैलिसिलिक एसिड मिलता है। एक्चुअली डायरेक्ट सैलिसैल्डिहाइड या डायरेक्ट सैलिसिलिक एसिड नहीं मिलता है, पहले सॉल्ट टाइप मिलता है जिसको एसिडिफाई कराने पर हमें सैलिसैल्डिहाइड और सैलिसिलिक एसिड मिलता है। तो बच्चों याद रखना, फिनॉल की रिएक्शन एल्कलाइन मीडियम में, एल्कलाइन माध्यम में हम कराते हैं क्लोरोफॉर्म से तो सैलिसैल्डिहाइड,
और कार्बन टेट्राक्लोराइड से, तो सैलिसिलिक एसिड। इस रिएक्शन को बोलते हैं राइमर-टीमन रिएक्शन। और राइमर-टीमन रिएक्शन में जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है उसका नाम होता है कार्बीन, उसका नाम होता है कार्बीन। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। देख लेते हैं इसे। देखो मैं लैंग्वेज नहीं पढ़ रहा हूं, डायरेक्ट इक्वेशन में दिखा रहा हूं। फिनॉल की रिएक्शन एल्कलाइन मीडियम में क्लोरोफॉर्म से कराई है, बीच में कुछ इंटरमीडिएटरी कंपाउंड बन रहे हैं, एट लास्ट हमको क्या मिल रहा है, सैलिसैल्डिहाइड। तो बच्चों चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने हैं और ये अगर सीधा फैक्ट के तौर पर अगर आपको याद रहेगा तो आप जल्दी कर लोगे। तो फिनॉल की रिएक्शन एल्कलाइन मीडियम में NaOH KOH कुछ भी हो सकता है, क्लोरोफॉर्म से कराएंगे तो ऑर्थो सैलिसैल्डिहाइड हमको एज ए प्रोडक्ट के तौर पर मिलता है। और अगर हम यही रिएक्शन फिर से कराते हैं, देखो फिनॉल की रिएक्शन एल्कलाइन मीडियम में कार्बन टेट्राक्लोराइड से कराते हैं तो बीच में कुछ इंटरमीडिएट कंपाउंड बन रहे हैं, एट लास्ट जो हमको मिल रहा है वो ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड मिल रहा है। तो सैलिसिलिक एसिड बनाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज करो और सैलिसैल्डिहाइड बनाने के लिए आपको क्या यूज करना है, क्लोरोफॉर्म। क्लियर। अब देखो एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राइमर-टीमन रिएक्शन है उसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनता है। तो बच्चों आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट मैंने मैकेनिज्म के दौरान डिस्कस किए थे, तो कार्बोकैटायन, कार्बेनाइन, ये सब रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं। उसी तरह से एक रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है कार्बीन। तो ये डाइक्लोरोकार्बीन हमारी जो बनी है वो एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट के तौर पर बनती है। तो याद रखिएगा कि जो राइमर-टीमन रिएक्शन है उसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, कार्बीन, ये इसको कहते हैं कार्बीन। अब इसी कार्बीन से ये बन गया डाइक्लोरोकार्बीन। तो बच्चों ये वाला रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, ये आपको याद रखना चाहिए कि राइमर-टीमन रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन सा बनता है, तो डाइक्लोरोकार्बीन रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है। तो ये थी दो एडिशनल रिएक्शन जो कि फिनॉल की स्पेशल रिएक्शन है। एक तो रिएक्शन है कोल्बे रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन है राइमर-टीमन रिएक्शन, दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं। अब बच्चों कुछ एक क्वेश्चंस हैं, ये आप खुद से कर लीजिएगा, NCERT के क्वेश्चंस हैं। अब इन क्वेश्चंस को कराने का बहुत ज़्यादा मीनिंग नहीं है, आपको बन जाएंगे ये क्वेश्चन और कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। ये भी क्वेश्चन NCERT के हैं, ये सरल क्वेश्चन है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मीजोमेरिक इफेक्ट वगैरह जब बताया था, इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह जब बताया था, तब मैंने उस तरह क्वेश्चंस को करा दिया था। अब हम लोग बात करते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट की। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको हम बोलते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और आपको आनी चाहिए, फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। देखो फ्राइज रीअरेंजमेंट में क्या होता है, देखो आप लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ी हुई है कि अगर हम फिनॉल की रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ कराएं या फिर एसिड एनहाइड्राइड के साथ कराएं तो हम लोगों को एस्टर मिलता है। क्या मिल जाता है, एस्टर का फॉर्मेशन होता है। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एसिलेशन या एसिलीकरण। तो फिनॉल की रिएक्शन अम्ल क्लोराइड से कराओ या फिर अम्ल एनहाइड्राइड से कराओ तो एस्टर बन जाता है, और एस्टर बनाने की इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिलीकरण। एसिलीकरण में हमारा एसिटिलीकरण और बेंजोइलीकरण आता है, दोनों आती हैं, ये मैंने कल आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो खैर एस्टर हमने बना लिया। अब अगर हम इस एस्टर को कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, कैटलिस्ट कौन सा रहता है, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में केवल हीट भर कर दें, जो एरोमेटिक एस्टर बना है हमारा, उसको अगर हम एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में हीट कर दें तो हीट करने से क्या होगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर जो हमारा एसिटिल ग्रुप लगा हुआ था वो मूव कर जाएगा और हमको इस तरह से एसिटोफिनोन टाइप का मिल जाएगा कंपाउंड, जिसको हम बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन और पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन हम लोगों को मिल जाता है। और इस तरह का रीअरेंज होने की जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट। ध्यान से पढ़ना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। लिखा है देखो फिनॉल के एस्टर। अब देखो फिनॉल के एस्टर कैसे बनते हैं, देखो ये हमारे पास फिनॉल है, इसकी रिएक्शन हमने एसिटिक एनहाइड्राइड से करा दी, आप चाहो तो एसिटिल क्लोराइड से करा दो, तो हमको क्या मिल गया, देखो ये हमको मिला फेनिल एसीटेट। ये जो हमको पदार्थ मिला है ये क्या है, फेनिल एसीटेट है, जो कि एक टाइप का एस्टर है। तो इसको कहते हैं फिनोलिक एस्टर या फिनॉल के एस्टर। देखो फिनॉल के एस्टर्स की निर्जल AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 की साथ गर्म करने पर या अभिक्रिया कराने पर फिनोलिक कीटोन बनता है। देखो ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप अपनी जगह छोड़ता है
और या तो ऑर्थो पर चला जाएगा या फिर पैरा पर चला जाएगा। तो ऑर्थो और पैरा पर चीज़ शिफ्ट हो जाती है और आपको ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन और पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन प्राप्त होता हुआ दिखता है। यही चीज़ फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहलाती है। हम एक बार फिर से पढ़ देना है। फिनॉल के एस्टर्स की निर्जल AlCl3 के साथ अभिक्रिया कराने पर फिनॉल एक कीटोन बनता है। इस पुनर्विन्यास में एक एसएल समूह का मतलब CH3CO जो ग्रुप होता है वो फिनॉलिक ऑक्सीजन से, ये फिनॉलिक ऑक्सीजन है, फिनॉलिक ऑक्सीजन से एरोमेटिक रिंग में ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर मूव कर जाता है। ऑर्थो पे चला जाएगा या पैरा पे चला जाएगा और आपको ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन और पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन मिलेगा और इस रिएक्शन को हम लोग फ्राइज रीअरेंजमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसके बाद 3 बड़े इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं, आपने सुने होंगे। एक का नाम सुना होगा एस्प्रिन। ठीक है, एस्प्रिन के बारे में सुना होगा, एस्प्रिन के बारे में मैं पढ़ा भी चुका हूं। देखो, सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन, सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में। ध्यान रखना, सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं तो हमें एस्प्रिन मिलती है। एस्प्रिन के 2 नाम चलते हैं, एक नाम चलता है एसिटिल। देखो बच्चों, ये CH3CO ग्रुप को हम एसिटिल कहते हैं, इसका नाम होता है एसिटिल, इसको बोलते हैं एसिटिल। और चूंकि ये सैलिसिलिक एसिड से मिला है तो सैलिसिलेट, तो इसका नाम होता है एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल, ये इसका एक नाम है। और इस पूरे को अगर हम देखें, इस पूरे को देखें तो इसको पढ़ा जाता है एसीटॉक्सी, इसको पढ़ा जाता है एसीटॉक्सी। तो ये अगर पूरा देखें तो एसीटॉक्सी और बेंजोइक एसिड है, तो इसका नाम है 2 एसीटॉक्सी बेंजोइक एसिड और दूसरा नाम है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। इस तरह से ये नाम आपसे रिलेट करने हैं आपको। इसको हम एस्प्रिन कहते हैं और एस्प्रिन के बारे में आपको पता है कि दर्द में, बुखार में इस दवा का उपयोग किया जाता है, तो इसको हम दर्द निवारक, ज्वरनाशक दवा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और एस्प्रिन का नाम ज़रूर याद रखिएगा, एसीटॉक्सी बेंजोइक एसिड ये भी नाम सही है, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड ये भी नाम सही है, और एस्प्रिन तो इसका कॉमर्शियल नेम है ही। और एस्प्रिन का उपयोग आपको पता है कहाँ करते हैं। तो ये एस्प्रिन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। अब दूसरा एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसका नाम है मेथिल सैलिसिलेट। बच्चों ध्यान से समझना, एस्प्रिन अलग चीज़ है। अब नेक्स्ट रिएक्शन है मेथिल सैलिसिलेट, जिसे हम ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन भी कहते हैं। तो ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन क्या होता है और ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन कैसे बनता है? तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो आप हमें ये बताओ, एस्प्रिन बनाना तो नहीं भूलोगे। एस्प्रिन बनाने के लिए क्या करना है? सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन करानी है। किसके साथ करानी है? एसिटिक एनहाइड्राइड से करानी है। प्रेजेंस किसकी लेनी है? सोडियम एसिटेट की। तो हमको क्या मिलेगा? एसीटॉक्सी बेंजोइक एसिड या एसिटिल सैलिसिलिक एसिड या फिर एस्प्रिन। एस्प्रिन का यूज़ क्या है? दर्द निवारक, ज्वरनाशक दवा के रूप में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। अब एक दूसरी दवा हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मेथिल सैलिसिलेट, या जिसको हम ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन कहते हैं। बच्चों आयोडेक्स आपने देखा होगा, दर्द चोट वगैरह लग जाती है, आयोडेक्स वगैरह लगाने में हम जो आयोडेक्स यूज़ करते हैं उसका मेन कंपोनेंट होता है मेथिल सैलिसिलेट। इसमें मेथिल सैलिसिलेट या जिसको हम ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन कहते हैं, ये जब आपकी नसों में लगता है तो नसों में रिलैक्स मिलता है। तो ये भी एक दवा है जिसको हम मेथिल सैलिसिलेट या ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन कहते हैं। अब बेसिकली ये बनता कैसे है उसके लिए आप रिएक्शन देखो। सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं मेथिल अल्कोहल से कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, और हम देखते हैं कि हमारा क्या बन जाता है? मेथिल सैलिसिलेट बन जाता है, जिसको हम कहते हैं ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। तो सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन मेथिल अल्कोहल के साथ कराते हैं तो हमें मेथिल सैलिसिलेट प्राप्त होता है और इसे हम ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन कहते हैं। यूज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया। एक तीसरा नाम है सेलॉल, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेलॉल जिसको हम फेनिल सैलिसिलेट भी कहते हैं। अभी हमने सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन मेथिल अल्कोहल से कराई, अब हम सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन फिनॉल से करा देंगे। सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन फिनॉल से करा देंगे तो अभी ये OH ग्रुप हट के OCH3 आया है। आगे वाले पार्ट में क्या होगा? OH ग्रुप हट के OC6H5 आ जाएगा, जिसको हम बोलेंगे फेनिल सैलिसिलेट। और फेनिल सैलिसिलेट जो है, इसका भी यूज़ हम लोग एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं। ठीक है, ये देखो, ये है सैलिसिलिक एसिड, रिएक्शन करा रहे हैं फिनॉल की, प्रेजेंस ले रहे हैं POCl3 की, और हमको मिल रहा है फेनिल सैलिसिलेट जिसको हम बोल रहे हैं सेलॉल। ठीक है,
तो बच्चों ये फिनॉल के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड थे जो आपको आने चाहिए। एक का नाम है एस्पिरिन, दूसरे का नाम है ऑयल ऑफ विंटरग्रीन जिसको हम मेथिल सैलिसिलेट कहते हैं, और तीसरा होता है सेलॉल जिसको हम फेनिल सैलिसिलेट कहते हैं। तीनों को बनाते कैसे हैं, तीनों का उपयोग क्या है, तीनों के नाम क्या है, तीनों कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, गलती मत करिएगा, ये बहुत पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं फिनॉल के कुछ एक उपयोगों की। तो उपयोग सभी बच्चों को पता है, जो फिनॉल का जो सोल्यूशन है उसको हम कीटाणुनाशक, संक्रमण रोधी, मतलब जो फर्श वगैरह साफ करते हैं उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। फिनॉल्फथैलिन बनाते हैं इससे, आपने थैलिन रिएक्शन मैंने कल पढ़ाई थी, वहाँ पर फिनॉल्फथैलिन का निर्माण हम इस मेथड से करते हैं। एस्प्रिन, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, सेलॉल के निर्माण में हम इसका यूज़ करते हैं। बेकेलाइट कैसे बनता है मैंने आपको बताया था। बेकेलाइट जो है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जो ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज और जो घरों में कुकर वगैरह के हत्थे वगैरह होते हैं उसे बनाने में हम बेकेलाइट का यूज़ करते हैं। एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है। पिक्रिक एसिड के निर्माण में इसका उपयोग होता है और इसका यूज़ जो है वो विस्फोटक के रूप में होता है। तो बच्चों ये सब आपने इसके फिनॉल के यूजेस देख लिए। अब हम लोग फिनॉल के टेस्ट की बात करते हैं। आखिर हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा कंपाउंड फिनॉल है, कौन सा कंपाउंड फिनॉल नहीं है। तो टेस्ट बच्चों मैं पूरी रिएक्शन के साथ लिखा हुआ हूँ, आप केवल टेस्ट मुझसे सुन लो, रिएक्शंस लिखी हुई है आप देख लेना। हम फिनॉलिक कंपाउंड लेते हैं, फिनॉल लें या फिनॉलिक कंपाउंड लें, उसको हम रिएक्शन कराते हैं न्यूट्रल FeCl3 से, उदासीन FeCl3 से हम इसकी रिएक्शन कराते हैं। और रिएक्शन कराने से बैंगनी, नीला और हरे कलर का मिक्सचर एक टाइप का मिलता है। और इस तरह का कंपाउंड अगर डेवलप हो रहा है, इस तरह का कलर अगर डेवलप हो रहा है तो डेफिनेटली वो कंपाउंड या तो फिनॉल है या फिनॉलिक टाइप का कंपाउंड है। ये इसका पहला टेस्ट होता है। बच्चों ध्यान से देखना, लिखा है फिनॉल एवं अन्य फिनॉलिक यौगिक को FeCl3 के उदासीन विलयन के साथ अभिकृत कराने पर बैंगनी, नीला, हरा रंगों का विलयन प्राप्त होता है और एल्कोहल इस परीक्षण को प्रदर्शित नहीं करते हैं। मतलब ये टेस्ट केवल फिनॉल देता है, एल्कोहल इस टेस्ट को प्रदर्शित नहीं करते हैं और ये फिनॉल का एक पहला और स्पेसिफिक टेस्ट है। दूसरा टेस्ट हम लोग पढ़ते हैं, ये कॉम्प्लेक्स बनता है बैंगनी रंग का, ठीक है। दूसरा टेस्ट हम लोग पढ़ते हैं लिबरमैन नाइट्रोसो परीक्षण। याद रखिएगा, लिबरमैन नाइट्रोसो परीक्षण फिनॉल के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, फिनॉल लेते हैं, उसमें दो चीज़ें मिलाते हैं, NaNO2 मिलाते हैं और H2SO4 मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, NaNO2 और H2SO4। ऐसा करने से क्या होगा, हरा नीला रंग का विलयन हमको मिलेगा। ध्यान से समझना, कैसा विलयन मिलेगा, हरे नीले रंग का विलयन मिलेगा। अब हम उसमें पानी डालेंगे, मतलब उसे डाइल्यूट कर देंगे। डाइल्यूट करने पर उसका कलर हो जाएगा लाल, और अगर लाल हो गया और हम उसमें फिर से NaOH मिलाएंगे तो उसका फिर से कलर कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। अगर इस तरह से कलर चेंजेस आपको देखने के लिए मिलते हैं तो इसका मतलब कि वो जो फिनॉल या फिनॉलिक टाइप का कंपाउंड है वो लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट को पॉजिटिवली शो कर रहा है। दैट मीन्स वो कंपाउंड डेफिनेटली क्या होना चाहिए, या तो फिनॉल होना चाहिए या फिनॉलिक टाइप का कंपाउंड होना चाहिए। यही लिखा हुआ है, देखो। जब फिनॉल को NaNO2 और 1 और 2 ड्रॉप H2SO4 के साथ अभिकृत करते हैं तो पहले गहरा नीला और हरे रंग का विलयन प्राप्त होता है, जिसको जल के साथ तनु करने पर वो लाल हो जाता है, और फिर इस विलयन में NaOH मिलाने पर वह फिर से नीले हरे रंग का हो जाता है। इस परीक्षण को हम लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट कहते हैं और एल्कोहल इस परीक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। याद रखिएगा, फिनॉल इस टेस्ट को शो करता है, एल्कोहल इस टेस्ट को शो नहीं करता है। तीसरा टेस्ट तो आप अभी अभी पढ़ के आए हो, जिसको आप लोग बोलते हो ब्रोमीन वाटर टेस्ट। आपको पता है वाटर सॉल्वेंट के तौर पर अगर हम लेंगे और फिनॉल की रिएक्शन जब हम ब्रोमीन से कराएंगे तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का वाइट PPT मिलता है, और ये टेस्ट भी एल्कोहल प्रदर्शित नहीं करते हैं, केवल फिनॉल का ये टेस्ट है और फिनॉल इसको शो करता है। कपलिंग रिएक्शन मैंने कल सिखाई थी, मैंने आपको बताया था कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर हम फिनॉल के साथ कराते हैं तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन हमको मिलती है, और पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन एक कलर की डाई है, नारंगी पीले कलर की ये डाई होती है, और डाई का बनना ये कपलिंग रिएक्शन कहलाता है, कराता है। एल्कोहल इस रिएक्शन को शो नहीं करते हैं, इस रिएक्शन को केवल फिनॉल शो करते हैं, और वो भी डाइएजोनियम सॉल्ट के साथ जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तब ये रिएक्शन दिखती है, ये कहलाती है युग्मन अभिक्रिया। नेक्स्ट है थैलीन अभिक्रिया, ये भी टेस्ट है। थैलीन अभिक्रिया में आपको सिखाया था कि अगर हम थैलिक एनहाइड्राइड लेंगे और उसकी रिएक्शन फिनॉल से कराएंगे तो हमको फिनॉल्फथैलिन मिलता है। फिनॉल्फथैलिन एसिडिक मीडियम में तो कलरलेस होता है, जैसे ही उसमें NaOH की 2-3 ड्रॉप डालते हैं तो अल्कलाइन मीडियम होने की वजह से उसका कलर हल्का गुलाबी हो जाता है,
और गुलाबी कलर का आना इस बात का इंडिकेशन है कि फिनोल्फ्थेलिन बन चुका है। और फिनोल्फ्थेलिन तभी बनेगा जब थैलिक एनहाइड्राइड के साथ किसकी रिएक्शन कराई जाएगी, फिनॉल की रिएक्शन कराई जाएगी। तो फिनॉल की इस टेस्टिंग को भी हम फिनॉल के टेस्ट के तौर पर यूज़ करते हैं और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं थैलीन अभिक्रिया। पढ़ के देखो, फिनॉल कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में थैलिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर जो यौगिक बनाता है, दैट इज फिनोल्फ्थेलिन जो बनाता है, वो NaOH के साथ गुलाबी रंग उत्पन्न करता है और एल्कोहल इस परीक्षण को प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो बच्चों, एल्कोहल ना तो थैलीन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, ना कपलिंग रिएक्शन है युग्मन रिएक्शन को प्रदर्शित नहीं करता है, ना ही ब्रोमीन वाटर के साथ टेस्ट शो करता है, ना ही आपकी लिवर में नाइट्रोसो टेस्ट शो करता है, और ना ही न्यूट्रल FeCl3 के साथ किसी भी प्रकार का कलर डेवलप करता है। तो एल्कोहल और फिनॉल में डिफ्रेंशिएट करने के लिए 5 टेस्ट हैं। इनमें से कोई भी एक टेस्ट लगा करके आप पता लगा सकते हो कि कौन एल्कोहल है और कौन फिनॉल है। अब देखो, एल्कोहल भी 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। आपको पता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में डिस्टिंग्विश करने के लिए, विभेद करने के लिए हमारे पास 2 टेस्ट होते हैं। एक टेस्ट हमने पढ़ा हुआ है जिसको बोलते हैं ल्यूकास टेस्ट, और दूसरा होता है विक्टर मेयर टेस्ट। फैक्ट के तौर पर याद रखिए, विक्टर मेयर टेस्ट का यूज़ कहाँ किया जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में डिस्टिंग्विश करने के लिए। और ल्यूकास टेस्ट का भी यूज़ कहाँ किया जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में डिस्टिंग्विश करने के लिए। कैसे, क्या यूज़ करते हैं, क्या रिएक्शन होती है, ये आप पढ़ चुके हो। ल्यूकास वाली तो पढ़ चुके हो कि कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2, इसको हम लोग कहते हैं ल्यूकास रिएजेंट। कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 को हम ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। और ल्यूकास रिएजेंट की जब रिएक्शन कराते हैं तो टर्सरी एल्कोहल, जो टर्सरी एल्कोहल है वो ल्यूकास रिएजेंट से तुरंत रिएक्शन करता है, एल्किल क्लोराइड बनाता है और तुरंत टर्बिडिटी प्रोड्यूस करता है, तुरंत धुंधलापन उसमें आ जाता है। टर्सरी एल्कोहल इंस्टेंट तुरंत रिएक्शन करते हैं। सेकेंडरी एल्कोहल ल्यूकास के साथ रिएक्शन तो करते हैं, बट इस रिएक्शन में 5 से 10 मिनट का समय लगता है। मींस जो टर्बिडिटी आती है, जो धुंधलापन आता है, वो 5 से 10 मिनट बाद आता है। और प्राइमरी एल्कोहल नॉर्मल टेम्परेचर पर ल्यूकास रिएजेंट से किसी भी प्रकार की रिएक्शन नहीं करते हैं। और इस टेस्ट को आप पढ़ चुके हो, जिसको हम ल्यूकास टेस्ट कहते हैं। और ल्यूकास टेस्ट में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कार्बोकैटायन एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है। तो जिस किसी भी एल्कोहल में कार्बोकैटायन बन सकता होगा, वहाँ पर ल्यूकास टेस्ट पॉसिबल होना चाहिए। टर्सरी में सबसे फास्ट रिएक्शन होती है, सेकेंडरी में 5 से 10 मिनट, और प्राइमरी के साथ नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं होती है। प्राइमरी एल्कोहल रूम टेम्परेचर, नो टर्बिडिटी, नो रिएक्शन। सेकेंडरी एल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट, टर्बिडिटी विद इन 5 to 10 मिनट। आगे टर्सरी एल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट, टर्बिडिटी अपीयर्स इंस्टेंटली, तुरंत आती है, और रिएक्शन की जो स्पीड है वो सबसे ज़्यादा फास्ट टर्सरी में, देन सेकेंडरी में, देन प्राइमरी में। और ये SN1 रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है, SN1 रिएक्शन की ये कैटेगरी है। तो बच्चों, ये आपने ल्यूकास टेस्ट के माध्यम से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में विभेद देखा। अब एक और टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं विक्टर मेयर टेस्ट। ये 3 स्टेप का टेस्ट है। पहले स्टेप में चाहे वो प्राइमरी एल्कोहल हो, चाहे वो सेकेंडरी एल्कोहल हो, चाहे वो टर्सरी एल्कोहल हो, हम रिएक्शन कराते हैं रेड फास्फोरस और I2 की, रेड फास्फोरस और I2 की, रेड फास्फोरस और I2 की। तो हम लोगों को मिल जाता है एल्किल आयोडाइड। प्राइमरी एल्कोहल होगा तो प्राइमरी एल्किल आयोडाइड मिलेगा, सेकेंडरी एल्कोहल होगा तो सेकेंडरी एल्किल आयोडाइड मिलेगा, टर्सरी एल्कोहल होगा तो टर्सरी एल्किल आयोडाइड मिलेगा। अब इस एल्किल आयोडाइड को जो हमको मिला है, इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं AgNO2 से, सिल्वर नाइट्रेट से। सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराने पर हमको क्या मिलता है, नाइट्रो एल्केन। प्राइमरी होगा तो प्राइमरी नाइट्रो एल्केन, सेकेंडरी होगा तो सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन, और टर्सरी होगा तो टर्सरी नाइट्रो एल्केन हमको मिल जाता है। अब जो नाइट्रो एल्केन हमको मिला, इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं नाइट्रस एसिड से। ध्यान से समझना, अब कराते हैं रिएक्शन किससे, नाइट्रस एसिड से। नाइट्रस एसिड से प्राइमरी एल्कोहल रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके हमको देता है एल्किल नाइट्रोलिक एसिड। ये कॉम्प्लेक्स है, इसको बोलते हैं एल्किल नाइट्रोलिक एसिड, ये बनता है। सेकेंडरी में बनता है स्यूडोनाइट्रोल, और टर्सरी की रिएक्शन ही नहीं होती। तो जो एल्किल नाइट्रोलिक एसिड है वो दिखता तो है नहीं है कि देख करके पहचान लो आप। अब हम इसमें डालते हैं NaOH। NaOH डालने पर यहाँ लाल कलर आता है और यहाँ पर नीला कलर आता है और यहाँ पे कलर नहीं आता है। तो जहाँ लाल कलर आया वो प्राइमरी अल्कोहल है, जहाँ नीला कलर आया वो सेकेंडरी अल्कोहल है, और जहाँ कलर डेवलप नहीं हुआ वहाँ टर्सरी अल्कोहल है। तो 3 स्टेप रिएक्शन है। पहले आप किसकी रिएक्शन कराओ, रेड फास्फोरस I2 की।
क्या मिलेगा, एल्किल आयोडाइड। फिर रिएक्शन कराओ AgNO2 की, क्या बनेगा, नाइट्रो एल्केन। फिर रिएक्शन किसकी कराओ, HNO2 की, तो क्या मिलेगा, एल्किल नाइट्रोलिक एसिड पहले में, सीडो नाइट्रोल दूसरे में, और टर्सरी में रिएक्शन नहीं होगी। ये दिखता नहीं है, पहचान नहीं पाते हैं, इसलिए अब हम मिला देते हैं NaOH, जिसमें कलर आता है रेड, वो हो गया प्राइमरी अल्कोहल, जिसमें कलर आता है ब्लू, वो हो गया सेकेंडरी अल्कोहल, और जिसमें कलर डेवलप नहीं हुआ वो हो गया हमारा टर्सरी अल्कोहल। और इस तरह से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, विभेद कर लेते हैं, और इस तरह से हम पता लगा लेते हैं कि कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है और कौन टर्सरी है। देखो, रेड कलर, ब्लू कलर और कलरलेस। तो इस तरह से हमने ये टेस्ट सीखा, और इस टेस्ट को हम लोग बोलते हैं विक्टर मेयर टेस्ट, और इसका यूज़ भी कहाँ किया जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को पहचानने में। तो बच्चों, इस तरह से आपने एल्कोहल फिनॉल को हमसे पूरा पढ़ लिया। एल्कोहल और फिनॉल में अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत किसी बच्चे को रहती है तो पूछना। वैसे जितनी भी थ्योरी सेक्शंस होती हैं वो मैंने हर एक चीज़ बहुत डिटेल के साथ आपको डिस्कस कर दी है। क्वेश्चंस करिए, क्वेश्चंस हाथ रखोगे तुरंत हो जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें जितनी पढ़ाई हैं उससे बियॉन्ड नहीं आती हैं, और अगर आती भी हैं तो वो रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ आपको इंटर रिलेट करना पड़ता है। मीजोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, रिजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इन सबको लगाना पड़ता है, तो हमारे मैकेनिज्म बेस्ड कुछ एक क्वेश्चंस डेवलप होते हैं। वैसे इससे बियॉन्ड चीज़ें नहीं आती हैं, इतना अगर आप ढंग से पढ़ लोगे तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अब हम लोगों को बात करनी है ईथर की, तो आइए अब हम लोग बात करते हैं किसकी, ईथर की। देखो, एक रिएक्शन और बच गई है, इसको भी आपको आना चाहिए, ये रिएक्शन आपको आनी चाहिए, इसको बोलते हैं आयोडोफॉर्म रिएक्शन। बच्चों, आयोडोफॉर्म रिएक्शन वैसे तो आपने पढ़ी होगी क्लोरोफॉर्म वाले टॉपिक में। क्लोरोफॉर्म जब पढ़ाया होगा उसी समय आयोडोफॉर्म भी पढ़ाया जाता है। नहीं पढ़ा है तो समझ लो, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। वैसे इसको हम और डिटेल में पढ़ाते हैं एल्डिहाइड और कीटोन में। अभी फिलहाल के लिए देख लो, ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें CH3CO ग्रुप रहता है, ध्यान से समझना। ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन, ध्यान से सुनो, हमने एल्डिहाइड और कीटोन बोला, कार्बोक्सिलिक को मत सोचने लगना, ऐसे डेरिवेटिव को मत सोचने लगना। ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें CH3CO ग्रुप रहता है, या फिर ऐसे एल्कोहल, जिसमें CH3CHOH ग्रुप रहता है, ये एल्कोहल की स्ट्रक्चरल कंडीशन है, ध्यान से समझना। एल्डिहाइड कीटोन जिसमें CH3CO ग्रुप रहे, या फिर ऐसे एल्कोहल जिसमें CH3CHOH ग्रुप रहे, उसकी रिएक्शन अगर हम I2 और NaOH के साथ कराते हैं, किससे, I2 और NaOH के साथ कराते हैं, तो हमें पीले रंग का प्रेसिपिटेट मिलता है जो कि आयोडोफॉर्म का होता है, और आयोडोफॉर्म का यूज़ एज ए एंटीसेप्टिक के तौर पर होता है। तो वो रिएक्शन है, देखो CH3CH2OH एथेनॉल है, ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन को शो करेगा। क्यों शो करेगा, क्योंकि उसमें CH3CHOH ग्रुप रहता है। तो इथेनॉल की रिएक्शन अगर हम 3I2 6NaOH से करा दें तो हमको आयोडोफॉर्म मिल जाता है, साथ में सोडियम फॉर्मेट 5Na और 5 मोल्स ऑफ H2O मिलता है। इसके बाद अगर हम एक और एल्कोहल हम आपको बताएं, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, अगर इसकी रिएक्शन हम 3I2 और 6NaOH से कराएं तो भी आयोडोफॉर्म मिल जाता है, क्योंकि देखो ये हमारी रिएक्शन कंडीशन है जो पूरी हो रही है। मैंने आपको बताया CH3CHOH ग्रुप अगर हमारे एल्कोहल में है तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, और अगर नहीं है तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। जैसे अगर हम आपसे पूछें क्या मेथिल एल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, बोलना रिएक्शन कंडीशन ही पूरी नहीं है, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट को शो नहीं करेगा। हमने आपसे पूछा क्या ब्यूटेन 2ऑल आयोडोफॉर्म टेस्ट को देगा, ब्यूटेन 2ऑल आयोडोफॉर्म टेस्ट को देगा, तो आपने कहा हाँ डेफिनेटली देगा, क्योंकि ये देखो रिएक्शन कंडीशन हमारी पूरी हो रही है, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट को देगा। हमने आपसे पूछा पेंटेन 3ऑल क्या आयोडोफॉर्म टेस्ट को देगा, पेंटेन 3ऑल क्या आयोडोफॉर्म टेस्ट को देगा, तो आपने क्या बोला कि भाई यहाँ रिएक्शन कंडीशन पूरी नहीं हो रही है, यहाँ रिएक्शन कंडीशन पूरी नहीं हो रही है। रिएक्शन कंडीशन क्या है, CH3CHOH ये होना चाहिए, ये एल्कोहल है तो ये कंडीशन होनी चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर एल्कोहल है तो ये कंडीशन होना चाहिए, और अगर एल्डिहाइड कीटोन है तो CH3CO ग्रुप होना चाहिए, तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। और आयोडोफॉर्म टेस्ट में हमें करना क्या है, रिएक्शन करानी है किससे, I2 और NaOH से, तो हम लोगों को पीले रंग का आयोडोफॉर्म प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से हमें आयोडोफॉर्म टेस्ट के बारे में आना चाहिए, और आयोडोफॉर्म टेस्ट की वजह से हम बहुत सारे विभेद कर सकते हैं। जैसे मैथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल में अगर हमें विभेद करना हो
तो हम कैसे करेंगे, तो बोलेंगे मेथिल अल्कोहल की रिएक्शन I2NaOH से कराओ, नहीं होगी, कुछ भी रिएक्शन नहीं होती हुई दिखेगी। और एथिल अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम I2NaOH से कराएंगे तो पीले रंग का क्या मिलेगा, आयोडोफॉर्म मिलेगा। तो इस तरह से ये रिएक्शंस आपने पढ़ी होगी, और ये रिएक्शन अगर नहीं पढ़ी है तो और डिटेल में हम आपको पढ़ाएंगे जब हम आपको एल्डिहाइड कीटोन डिस्कस करेंगे। अब हम लोगों को बात करनी है ईथर की। बच्चों आज की हमारी ये लास्ट क्लास है, इसमें मैं जितना कवर कर सकता हूँ उतना कवर करने की कोशिश करूँगा। इसके बाद जो भी हमारा सेगमेंट रह जाएगा वो छूटे हुए सेगमेंट्स को मैं आगे के टॉपिक्स में कवर करूँगा। बच्चों देखो आगे एक टॉपिक हम लोगों का मिलने वाला है पॉलीमर। ये एक्चुअली आपके कोर्स से हट गया है, पॉलीमर जो है वो जेई नीट के कोर्स से हटा दिया गया है। तो जब पॉलीमर की हमारी क्लासें अलॉट की जाएंगी तो हम उस समय पॉलीमर डिस्कस नहीं करेंगे, वहाँ पर हम ईथर का जो भी सेगमेंट हमारा रह गया होगा हम उसको डिस्कस कर लेंगे। और कुछ और भी हमारा टॉपिक हमने जब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस करी थी तो उसमें कई सारी चीज़ें हैं जो उतनी अच्छे तरीके से हम कवर अप नहीं कर पाए हैं, क्योंकि एक बहुत कम समय में हमें इन चीज़ों को कवर करना होता है, तो हम इसको तब कवर कर लेंगे। तो फिलहाल आप लोगों ने चीज़ों को देख लिया है। एक हल्का फुल्का ईथर का एक मेन रिएक्शन है। ईथर के बारे में आप सभी को पता है कि हमारे जो ईथर है उसका फॉर्मूला होता है ROR। ये हमारा ईथर है। इसको हम कहते हैं कि हमारा जो एल्केन है, इस एल्केन में से H हट गया होगा और OR जुड़ गया होगा, तो एल्केन्स का या हाइड्रोकार्बन का एल्कोक्सी डेरिवेटिव क्या कहलाता है, ईथर कहलाता है। हाइड्रोकार्बन का H हटा दिया, OR जोड़ दिया, हाइड्रोकार्बन का एल्कोक्सी डेरिवेटिव क्या कहलाता है, ईथर कहलाता है। ईथर के IUPAC नाम आपको पता है, पहले बता चुके हैं। अगर ये दोनों R सेम है तो ये सममित ईथर है, दोनों R अलग अलग है तो ये असममित या अनसिमेट्रिकल ईथर है। अगर एक R बेंजीन रिंग से रिप्लेस कर दिया जाए या दोनों R बेंजीन रिंग से रिप्लेस कर दिए जाएं तो इसको हम एरोमेटिक ईथर की कैटेगरी में रखते हैं। और ईथर्स की शुरुआती जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको शुरुआत में ही बता चुके हैं। फिलहाल जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको आप देख लो, जो चीज़ हम पढ़ चुके हैं हमने उसको भी लिख दिया है कि आप कहाँ कहाँ पढ़ चुके हो। लिखा है ईथर हाइड्रोकार्बन के एल्कोक्सी या एरिलॉक्सी व्युत्पन्न होते हैं। इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है, ROR होता है। एग्जाम्पल देख रहे हो, ये है डाई मेथिल ईथर, ये है डाई एथिल ईथर, और ये है मेथिल फेनिल ईथर। ये कॉमन नेम मैंने लिख दिए हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ईथर के। ईथर का IUPAC नाम हम पढ़ चुके हैं। ईथर में जो सम्मित ईथर है, मिश्रित ईथर है, असम्मित ईथर है, इनके बारे में हम पढ़ा चुके हैं। एलिफेटिक और एरोमेटिक ईथर क्या होते हैं ये भी हम आपको डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर हम बात करें चक्रीय ईथर की, तो चक्रीय ईथर में आप देख सकते हो इस तरह की रिंग बन जाती है जिसमें जो ऑक्सीजन है वो 2 कार्बन से अटैच रहता है, तो इसको हम बोलते हैं साइक्लिक ईथर। और साइक्लिक ईथर में अगर कंसिस्टेंट 2 लगातार कार्बन से O जुड़ा हुआ है तो इसको हम इपॉक्सी बोलते हैं। चूंकि 2 कार्बन की चेन है इसलिए इसको बोलते हैं इपॉक्सी ईथेन। यहाँ देखो 3 कार्बन की चेन है, 1-2 पर इपॉक्सी है और 3 नंबर पर ब्रोमो है, तो उसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन। ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। तो इपॉक्सी जब शब्द आता है तो वो साइक्लिक ईथर को इंडिकेट करता है, और ऐसे साइक्लिक ईथर को इंडिकेट करता है जहाँ पर 1 और 2 नंबर पर लगातार कार्बन पर हमारे O ग्रुप अटैच रहता है। तो इस तरह से जो इपॉक्सी टर्म है वो साइक्लिक ईथर को इंडिकेट करता है। कुछ और ईथर हैं जो आप लोगों ने पढ़ रखे हैं। देखो बहुत सारे ईथर यहाँ पर लिखे हुए हैं और इनके कॉमन नेम भी हैं और IUPAC नेम भी है। दोनों को देखो यहाँ पर 2 मैथिल ग्रुप हैं तो इसका कॉमन नेम हो गया डाई मैथिल ईथर, IUPAC नाम हो गया मेथॉक्सी मेथेन। यहाँ देखो एक मैथिल ग्रुप है एक एथिल ग्रुप है तो उसको बोलते हैं एथिल मैथिल ईथर और IUPAC नाम हो गया मेथॉक्सी इथेन। यहाँ देखो 2 एथिल ग्रुप है तो उसको बोलते हैं डाई एथिल ईथर और IUPAC नाम हो गया इथॉक्सी इथेन। इसको याद कर लीजिएगा अगर नहीं पता हो आपको तो। इथॉक्सी इथेन इसका IUPAC नेम है और डाई एथिल ईथर आपके कोर्स में है। इसके बाद इसको बोलते हैं एनीसॉल। एनीसॉल का कॉमन नेम मैथिल फेनिल ईथर भी हो सकता है। इसका एक और नाम है मैथिल फेनिल ईथर, इसको एनीसॉल कहते हैं। इसको मेथॉक्सी बेंजीन भी कह सकते हो आप, और इसको हम फेनिटॉल कहते हैं, याद रखिएगा। इसको बोलते हैं एथिल फेनिल ईथर, इसको बोलते हैं एथिल फेनिल ईथर या इथॉक्सी बेंजीन इसका नाम है। इसको हम फेनिटॉल के नाम से जानते हैं। ये कुछ ईथर की कैटेगरी है जो आपको पता होनी चाहिए। कुछ स्पेशल ईथर हैं जिनके नाम आपको पता होने चाहिए। 1-2 ईथर और देख लेते हैं। अगर 2 बेंजीन रिंग है तो उसको बोलते हैं डाई
फेनल ईथर, इसको बोलते हैं डाई फेनल ईथर, या इसको बोलते हैं फिनॉक्सी बेंजीन। इसका नाम है फिनॉक्सी बेंजीन, IUPAC नाम है इसका। एक और नाम देखो, ये भी ईथर है। ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 नाम आप लिख देना। ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है। 2 नंबर पर इथॉक्सी है तो नाम हो जाएगा 2 इथॉक्सी 1,1 डाईमेथिल, ये मेथिल है 1,1 डाईमेथिल 2 इथॉक्सी 1,1 डाईमेथिल साइक्लोहेक्सेन, ये इसका नाम हो जाएगा 2 इथॉक्सी 1,1 डाईमेथिल साइक्लोहेक्सेन, ये IUPAC नाम हो जाएंगे। तो बच्चों ईथर के बारे में शुरुआती चीज़ें आपको आनी चाहिए। ईथर होते क्या है, ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, कुछ 2, 4, 5, 10 कॉमन ईथर के नाम, IUPAC नाम कैसे लिखे जाते हैं, ये सब तरीका आपको आना चाहिए। सिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर्स क्या होते हैं, ये सब आपको शुरुआती नॉलेज है, ये होनी चाहिए। क्योंकि IUPAC हम आपको पढ़ा चुके हैं, हमने आपको एल्कोहल, फिनॉल और ईथर का जब चैप्टर का शुरुआत किया था तब हमने ईथर पढ़ाया था, IUPAC में भी ईथर पढ़ाया था। तो आपको ईथर की जो शुरुआती नॉलेज है वो हम आपको बता चुके हैं। अब हम लोगों को ईथर के आगे के बारे में बात करनी है। हम लोग बात करते हैं कि एक हमारे पास मॉलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है C4H10O, और आपसे कहा गया है कि इसके जितने ईथर बन सकते हैं सबको बनाओ और इसके IUPAC नाम लिखो। तो देखो इसका नाम तो हो जाएगा मेथॉक्सी, 3 कार्बन की चेन है, प्रोपेन, तो 1 नाम 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। ये 3 कार्बन की चेन है 1, 2, 3, इसमें 2 नंबर पर मेथॉक्सी ग्रुप लगा है तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। और ये आपका हो गया इथॉक्सी, और 2 कार्बन की चेन है तो इसका नाम है इथॉक्सी इथेन। इस तीनों का फॉर्मूला क्या होता है, C4H10O। तो इस मॉलिकुलर फॉर्मूले से 3 ईथर आपके बन सकते हैं। तीनों के IUPAC नाम हमने लिख दिए हैं। ऐसे और भी क्वेश्चन आपके NCERT में दिए हुए हैं, उनको आप करिएगा। अब हम लोग बात करेंगे अगली क्लास में ईथर के बनाने के मेथड्स के बारे में, जिसमें हम विलियमसन सिंथेसिस को स्पेशली पढ़ेंगे। विलियमसन सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आई थिंक बहुत ज़्यादा पूछी गई रिएक्शन है और खूब पूछी जाती है। एक रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस, और उसके बाद एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से भी हम ईथर बनाते हैं। और भी हेलो एल्केन की रिएक्शन हम मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड ड्राई सिल्वर ऑक्साइड से कराते हैं तो भी हमको ईथर मिलता है। तो ईथर बनाने के और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, उनको पढ़ेंगे। और फिर ईथर की हम जब केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, तो ईथर का बॉन्ड जब क्लीव करता है तो हम HI के साथ जब रिएक्शन पढ़ते हैं तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है। तो ओवरऑल ईथर में हमें 2 चीज़ों को कवर ज़्यादा तेज़ी से करनी है। एक होती है कंटिन्यूस ईथरिफिकेशन मेथड, दूसरी हम लोगों को करनी है विलियमसन सिंथेसिस, और तीसरी रिएक्शन पढ़नी है HI के साथ रिएक्शन। ये तीनों बहुत पूछी जाती हैं और इन तीनों के लिए हमें एक सेपरेट क्लास की रिक्वायरमेंट है, जिसको हम आगे फिर कभी किसी क्लास में हम कवर कर देंगे। तो ईथर वाले सेगमेंट को हम यहीं पर ब्रेक कर रहे हैं। आगे की क्लासेस में कोई हमें सरप्लस क्लास मिलेगी तो हम इसका जो क्लास है उस समय हम पूरा कर देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अब हम अगली क्लास में जब पढ़ेंगे तब हम नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड पर बात करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।